नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोज़मर्रा के अहवाल लेकर हम हाज़िर खिदमत हैं तर्ज़ हयात के एक और शुमारे के साथ। तर्ज़ हयात के आज के इस शुमारे में सबसे पहले बात पेशावर के इलाके बाजीद खेल की, जहां एक 9 उम्र लड़के ने अहमदी होम्योपैथिक डॉक्टर को गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिसके बाद इलाके में फ़िरका वाराना कशीदगी में इजाफा हो गया है। हालांकि जमात अहमदिया के लोगों को इससे पहले भी निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन इस तरह के वाक़यात की बढ़ती हुई तादाद ने पाकिस्तान की अहमदी बिरादरी को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया है। इन्हें मुसलसल पाकिस्तान में रहने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस वाक़ये के बाद जमात अहमदिया पाकिस्तान भी हरकत में आ गई है। इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। पेशावर के इलाके बाजीद खेल में एक 9 उम्र लड़के ने अहमदी होम्योपैथिक डॉक्टर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल का नाम अब्दुल कादिर था, जिसे 18 साल एहसानुल्लाह ने गोली मारकर हलाक किया। गोली लगने के बाद अब्दुल कादिर को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाते हुए उसने दम तोड़ दिया। मकामी एसपी का कहना है कि अब्दुल कादिर को 5 गोलियां लगी हैं, जिनमें से एक गोली सर में और 2 सीने में लगी हैं। पेशावर में अकीदे की बुनियाद पर एक 65 साल अहमदी को उनके क्लिनिक में घुसकर गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। वाक़या तो ये पहला नहीं है और एक तसलसल के साथ हो रहा है। देखने वाले देख रहे हैं, महसूस करने वाले उसको महसूस कर रहे हैं। कहीं कहीं से आवाज़ भी आती है, लेकिन जिनकी असल ज़िम्मेदारी है वो जिस मुजरिमाना खामोशी और जिस मुनाफिकाना सुकूत का मुजाहरा कर रहे हैं, उसमें दरअसल वो अपनी हुकूमत और रियासत की बका देख रहे हैं। इससे कबल भी सूबा सिंध के शहर मीरपुर खास में दहशतगर्दों ने एक अहमदी फिरके से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मुबश्शिर अहमद खौसा को उनके क्लिनिक में ही घुसकर गोली मारकर हलाक कर दिया था। 2008 में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया था और फायरिंग से हलाक होने वाले डॉक्टर अब्दुल मन्नान का ताल्लुक भी अहमदी बिरादरी से ही था। लेकिन अहमदियों के हवाले से हुकूमती इदारों की जानिब से मुसलसल खामोशी बहुत मानी खेज है, क्योंकि पाकिस्तान में अहमदियों को कत्ल करने वाले कातिलों को सजा तो दरकिनार उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जाता। इसी वाक़या के बाद कि आपका रद्द-ए-अमल इस बारे में क्या है? हमारा रद्द-ए-अमल जो कुरान करीम की तालीम है एक मुसलमान के लिए कि जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे, जब तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे, तो तुम पहला रिएक्शन, पहला रद्द-ए-अमल तुम्हारा है इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह, ये हमारा पहला रिएक्शन और रद्द-ए-अमल है कि अल्लाह ताला ही के हम हैं और अल्लाह ताला की ही तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अहमदियों पर तशद्दुद का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अहमदी बिरादरी पाकिस्तान में अक़लियत में होने की कीमत हमेशा अपनी जानो माल से चुकाती रही है। साल 2016 में 3 अहमदियों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था। साल 2015 में 2 अहमदियों को टारगेट किया गया। साल 2014 में ये तादाद 11 थी। साल 2013 में 7, साल 2012 में 10, साल 2011 में 5, साल 2010 में 99, साल 2009 में 11, साल 2008 में 6, साल 2007 में 5, साल 2006 में 3, साल 2005 में 11, साल 2004 में 1, साल 2003 में 3, जबकि साल 2002 में 9 और साल 2001 में 11 अहमदियों को पाकिस्तान में टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया। पाकिस्तान में बाकायदगी के साथ मुनक्किद होने वाली मजहबी कॉन्फ्रेंसों में अहमदी बिरादरी के खिलाफ तकरीरों में जहर उगला जाता है। उनकी इबादतगाहों पर मीनार या गुंबद तामीर करना पाकिस्तान में जुर्म समझा जाता है।
उसे मस्जिद की शक्ल देने पर रोक है। पाकिस्तान में रह रही अहमदी बिरादरी का कहना है कि हम अपनी इबादत गाहों को ना तो मस्जिद पुकार सकते हैं और ना ही हम अपनी इबादत गाहों पर मस्जिद की तर्ज पर मीनार या गुंबद तामीर कर सकते हैं। हम तो लाउड स्पीकर पर अजान भी नहीं दे सकते। हमें एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम कहने की भी इजाजत नहीं, इसलिए कि ये पाकिस्तान के कानून के हिसाब से ममनू है। अहमदियों की इबादत गाहों का बेहुरमती का मामला हो या कब्रों की पामाली का, हर मौके पर इंतजामिया ने कानून के मुताबिक उसूली कार्रवाई करने की बजाय शिद्दत पसंदों के सामने झुक जाने में ही अपनी आफियत समझी और इंतजामिया का ये रवैया पाकिस्तान में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के मुकाबले में रियासत की कमजोरी की निशानदेही करता है। पंजाब और सिंध में ऐसे नफरत अंगेज लिटरेचर खुले आम शाये किए जा रहे हैं जिनमें अहमदियों के समाजी और माशी बाइकॉट से लेकर उन्हें कत्ल करने तक की तरकीब दी जाती रही है, जिसकी वजह से कई नाखुशगवार वाकयात रूनुमा भी हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में फिरका वारियत की आग लगी हुई है। एक खास मसलक को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे इंतजामिया नाकारा होकर रह गया है। इस जहालत का और इस कोर चश्मी का और इस बदबातनी का चूँकि कोई इसलिए इलाज नहीं है कि खुदा ताला ने फरमाया है, खुद बताया है, तारीख सारी शाहिद है कि तुमसे पहले तुमसे ज़्यादा ताकतवर भी थे और उन सारों का यही ख्याल था कि वो इसके नतीजे में अपने आप को प्रोलॉन्ग कर लेंगे। ऐसा हुआ कभी नहीं। बहुत डिस्टेंट हिस्ट्री में ना भी जाएं तो ये पाकिस्तान के तनाजुर में तो आप पिछले डेकेड्स उनकी तारीख उठा के देख लें, उनमें से एक भी नहीं है कोई उनका नाम लेवा क्या, उनकी डायनेस्टी या उनको उनके जो परचम को उठा के चलने वाले थे जालिमों के, वो कोई नहीं है। और लानतें डालने वाले वो नहीं हैं जिनके ऊपर जुल्म हुए, लानतें डालने वाले वो हैं जो उनके साथ ही हुआ करते थे। अब ज़िया को जो लानत का इस्तारा बन चुका है, वो कौन लानतें डाल रहे हैं? उनमें से वो अहमदी कोई नहीं है, वो खुद डाल रहे हैं, खुद नहीं उनको पहचानने वाला कोई मिल रहा है इस वक्त। पाकिस्तान में ज्यादातर अक़लियतों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। पाकिस्तान भर में अक़लियतों के हुकूक को अक्सरियत और बुनियाद परस्त ताकतें अपने पैरों तले कुचल रही हैं। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर पाकिस्तान में अक़लियतें रहें तो कैसे रहें और किसके सहारे रहें, क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरां इस तरह के तमाम मामलात में सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन ही बने रहते हैं। हालांकि पाकिस्तानी इंतजामिया अपने अक़लियतों को महफूज रखने के बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन अमली तौर पर ये दावे अक़लियतों पर मुसलसल हो रहे हमलों के बाद खोखले नजर आने लगते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के हवाले से कई लोग इबहाम पैदा करने की कोशिश करते रहे हैं और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। हालांकि खुदकुश हमलों, बम धमाकों और दहशतगर्दी की वारदातों में पाकिस्तानी फ़ौज और शहरियों की एक बड़ी तादाद हलाक हो चुकी है, लेकिन हुकूमत के लापरवाह रवैये ने इसमें मज़ीद इजाफा ही पैदा किया है। दहशतगर्दी और बम धमाकों में 70,000 से ज़ायद अफराद लुक़्माए अजल बन चुके हैं और जिंदा बच जाने वाले 1 लाख से ज़्यादा अफराद माजूर और मजबूर होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला दहशतगर्दी का है और इस दहशतगर्दी में बेगुनाह लोग, मासूम बच्चे और ख़वातीन अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। किसी भी इंसान की मौत गम व अलम का बाइस होती है, मगर बहुत से लोग बेअजल मारे जा रहे हैं। 400 अंधे कत्ल, बेनिशान कत्लो गारतगरी, शहर की गलियां धब्बा धब्बा
اور خون آلود۔ ایسی صورتحال کا کوئی علاج ہی نہیں۔ خودکش حملوں کا کیا توڑ، کیا مداوا۔ 20 کروڑ پولیس والے کہاں سے لائے جائیں جو ہر پاکستانی کے ساتھ کھڑے ہوں؟ ویسے بھی پولیس کی کارکردگی نے پاکستانیوں کے دلوں کو اس قدر زخمی کر رکھا ہے کہ اس پر ماتم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر افراد کی موت پر پورے شہر میں سناٹا چھا جاتا ہے، گلیاں بازار سونے پڑ جاتے ہیں اور پاکستان کے سارے ادارے دہشت گردوں کے سامنے بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ عوام کس سے انصاف، کس سے امن و امان اور کس سے پناہ چاہیں؟ وہ کبھی زمین کو دیکھتے ہیں تو کبھی آسمان کو، کبھی خون آلود کپڑوں کو تو کبھی جسم و جان کے اڑتے ہوئے پرخچوں کی رنگین تصویروں کو۔ وطن کی ماں اپنے جگر گوشوں کو سینے سے لگا کر لرزنے لگتی ہیں اور بزرگ لاٹھیاں پکڑ کر کانپنے لگتے ہیں۔ کیسا جہاد ہے؟ اس میں تو ہزاروں لوگ مر چکے۔ یہ جہاد نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگ کہاں سے آئے؟ دہشت کی بے زنجیر افریت کو کوئی کس طرح باندھے گا؟ روز روز کے سانحوں پر کوئی آنسو اور لفظوں کے کتنے پھول گرائے گا؟ شہر خوف و دہشت کی دھند کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ کس کے پاس ہے اس کا علاج؟ جب دہشت گردوں کے تربیتی کیمپوں سے تربیت دے کر انسانیت کو اڑانے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ وہاں کیسے حفاظتی اقدامات، کیسی تلاشیاں اور کیسے ناکے، سب دکھاوے، ڈھکوسلے، تماشے اور ڈرامے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر ایک پولیس والا لوہے کی بندشیں لگا کر ایک سڑک کو بند کرتا ہے تو دوسری جگہ دہشت گرد پولیس والوں کو ہی ہوا میں تحلیل کر دیتے ہیں۔ کہاں کی تدبیریں، کیسی زنجیریں، کیسی رکاوٹیں اور کیسی پھرتیاں؟ سوال یہ ہے کہ عوام کدھر جائیں، کس سے مداوا چاہیں؟ سیاستداں حکمرانی کر رہے ہیں، زندگی کے باغ میں لاشیں بکھری پڑی ہیں، لاشوں کی پرواہ کیے بغیر سیاست ہو رہی ہے۔ راگ الاپا جا رہا ہے کہ جمہوریت نے لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے۔ جی ہاں، اس انوکھی جمہوریت نے لوگوں کے گھروں میں صفِ ماتم بچھا دی ہے، کتنے بچوں کو یتیم کر دیا ہے، کتنی عورتوں کو بیوہ بنا دیا ہے اور کتنی ماؤں کو جوان بچوں سے محروم کر دیا ہے۔ تو لوگوں کو بے مقصد مار کر جنت میں جانا چاہتی ہیں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کسی ایسی جنت کا وعدہ نہیں کیا جو لوگوں کو قتل کر کے دی جاتی ہو۔ سیاسی پارٹیاں تمام اصولوں کو روند کر لوٹا سازی میں مصروف ہیں۔ کل تک کوئی کسی کے ساتھ تھا تو آج کسی کے ساتھ ہے، کل تک کوئی اور زندہ باد تھا، آج کوئی اور زندہ باد ہے۔ سچ کڑوا ہے مگر سچ یہی ہے کہ موجودہ اقتدار سے لطف اندوز ہونے والی تمام جماعتوں کا نہ کوئی اصول ہے اور نہ ہی کوئی نظریہ۔ انہیں لوگوں کی فکر نہیں، صرف اپنی سیاست بچانے کی فکر ہے۔ لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ دہشت گردی روکی جائے، بس ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اس وقت پورا پاکستان بدامنی کی آگ میں جل رہا ہے، ہر طرف بکھری ہوئی لاشیں ہیں اور اہل سیاست نیا میلہ لگانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ زندگی جو ایک زخم ہے، گلتا ہوا زخم، بہتا ہوا زخم، وہ زندگی جو چمچم کرتی کاروں اور لش لش کرتے بنگلوں میں رہتی ہیں، وہ ان کالی کالی گلیوں اور گرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھروندوں میں بھول کر بھی یا کبھی بھٹک کر بھی قدم نہیں رکھتی، جس میں 90% آبادی مقیم ہے، جہاں لوگوں کی زندگی پر دکھ کے سائے ہر وقت تھر تھراتے رہتے ہیں۔ کہیں کسی کے معصوم سے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، کہیں کسی کی بیوی بیمار ہے، تڑپ رہی ہے۔
یہ زندگیاں کینسر سے زیادہ اذیتناک ہیں۔ بڑی بے رحم اور ظالم ہیں یہ زندگیاں۔ زندگیاں نہیں، حالات کے شکنجے میں جکڑی ہوئی عمریں ہیں۔ یہ لمحوں کا بہتا ہوا دریا ہے، لوگ جس کے دھارے پر بے بس تنکوں کی طرح بہے جا رہے ہیں۔ پاکستانی عوام کی اب یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کسی طرح صحیح سلامت گزار لیں، کیونکہ پورے پاکستان کو مہنگائی نے اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے، اور رہی صحیح کسر پاکستان میں جاری دہشت گردی اور انتہا پسندی نے پوری کر دی ہے۔ بے قصور عوام ہر طرف ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردانہ حملوں کا شکار بن رہی ہے۔ روٹی اور بجلی جیسے بحرانوں کے بنا زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن اگر جان ہی خطرے میں ہو تو کس کام کی حکومت، کیسی جمہوریت اور کیسی ریاست؟ یہ ہے پاکستان، اور یہ ہے پاکستان کی بے بس اور لاچار عوام۔ اسے بھوک ہے روٹی کی، اسے ضرورت ہے بس تھوڑے سے پیسوں کی، جس سے وہ اپنوں کی ضرورت کا سامان خرید سکے۔ لیکن افسوسناک بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں ان کی ضرورتوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ پاکستان میں سہولتوں کے نام پر ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ انہیں اگر کچھ ملا بھی تو صرف آنسو، آہیں، درد اور سسکیاں۔ شرم حیا کرے تھوڑی سی حکومت، کہ تھوڑا سا عوام یعنی غریبوں کو تھوڑا سا وہ کرے، ٹھیک ہے؟ فائدہ کچھ نہیں ہے اس طرح مہنگائی کرنے کا، اس طرح یہ وہ کرنے کا، اپنی جیبیں بھرنے کا۔ تو یہ کہ اگر چلیں، کوئی نہیں کہتا کہ نہیں کھائیں، خود بھی کھائیں، لیکن 30% حصہ جو نا عوام کو بھی کھلائیں، مل بانٹ کے کھائیں سارے۔ آج پاکستانی عوام ہر طرف پریشانیوں میں گھری نظر آ رہی ہے۔ پاکستانی عوام کو اگر ایک طرف دہشت گردانہ حملوں میں اپنی جان گنوانے کا خوف ستاتا رہتا ہے، تو وہیں دوسری طرف ضروری اشیاء کی آسمان چھوتی قیمتوں نے انہیں موت سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مہنگائی، غربت اور تنگ حالی نے جس طرح اپنے پیر پورے پاکستان میں پھیلا لیے ہیں، اس سے پاکستان میں کمائی اور روزگار کے ذرائع بھی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشی بحران کا اثر بھی ہر شعبے پر پڑ رہا ہے، چاہے وہ کاروبار کا شعبہ ہو یا بجلی کا۔ تمام شعبے غربت سے جوجھ رہے ہیں۔ میرا ابو بہت ہو گیا، تو آٹا بھی مہنگا ہو گیا، سب کچھ مہنگا ہے۔ تو ہم میری امی کام کرتی ہیں نا، تو ہم گھر کا کرایہ دیتے، تو ہم اس لیے یہاں پہ آتے ہیں۔ تو آٹا نہیں لے سکتے، مہنگا ہے، ہر چیز مہنگا ہے، تو اس لیے یہاں پہ آئے۔ عالمی بینک نے جنوبی ایشیا میں بدترین کساد بازاری کی پیشگوئی کرتے ہوئے کووڈ-19 کے منفی اثرات کی وجہ سے سست اور غیر یقینی معاشی بحالی کے ساتھ ساتھ آئندہ 2 برسوں میں پاکستان میں غربت میں اضافے کا امکان بھی ظاہر کر دیا ہے۔ بینک کی جنوبی ایشیا اکنامک فوکس رپورٹ، جو سال میں 2 مرتبہ شائع ہوتی ہے، اس کے تازہ شمارے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اقتصادی شرح نمو مالی سال 2021 میں مزید کم ہونے کی توقع ہے اور 0.5% رہنے کا امکان ہے، جبکہ اس سے قبل مالی سال 2019 تک 3 سال کے دوران سالانہ اوسط 4% تھی۔ پاکستان کے 22 کروڑ آبادی میں 7 کروڑ جو افراد ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بیرونی ملکوں کی جانب سے پاکستان کو مالی امداد کے نام پر کافی رقم فراہم کرائی گئی، لیکن اس کے بعد بھی پاکستان کے حالات نہیں سدھرے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ خود غرض پاکستانی حکمراں ہیں، جو ان پیسوں کا استعمال اپنے عیش و آرام کے لیے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے، لیکن پاکستانی عوام پر چھائی مہنگائی، غربت، تنگ حالی اور بے روزگاری نے ان کی زندگی کو مزید اندھیرے میں دھکیل دیا ہے۔ ان کے اوپر چھایا کالا گھنا اندھیرا کم ہونے کی بجائے گزرتے دنوں کے ساتھ اور گھنا ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے عوام کی بھلائی کے لیے کبھی بھی ایماندارانہ کوشش نہیں کی گئی۔
जिसकी मार वो मुसलसल झेल रहे हैं। हमारी माओं के बहते आंसू, कसम है तुमको भुला ना देना। पाकिस्तान में लापता अफराद या जबरी गुमशुदगियों का मामला बहुत संगीन है। लापता अफराद के अहले खाना ये दावा करते हैं कि उनके अजीज़ो अकरीब को जबरी तौर पर सिक्योरिटी इदारों के अहलकार उठा कर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जाता। यही वजह है कि सिंध हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की वफाकी और सूबाई हुक्काम को लापता अफराद के ठिकानों से मुताल्लिक़ मालूमात इकट्ठा करने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। आज इसी पर देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। फिजा में अपना लहू जिसने भी उछाल दिया, सितमगरों ने उसे शहर से निकाल दिया। यही तो हमसे रफीकाने शब को शिकवा है कि हमने सुबह के रास्ते पर खुद को डाल दिया। पाकिस्तान में लापता अफराद या जबरी गुमशुदगियों का मामला बहुत संगीन है। लापता अफराद के अहले खाना ये दावा करते हैं कि उनके अजीज व अकारिब को जबरी तौर पर सिक्योरिटी इदारों के अहलकार जबरन उठा कर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें अदालत में भी पेश नहीं किया जाता। यही वजह है कि एक समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की वफाकी और सूबाई हुक्काम को लापता अफराद के ठिकाने से मुताल्लिक मालूमात इकट्ठा करने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। ठीक है, मैं समझता हूं मिसिंग पर्सन गलत हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस अदारे के पास नहीं है उनको मिसिंग पर्सन कोर्ट के अंदर ले आए, क्या हो जाएगा? वो रिहा हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? अदालतें उनको छोड़ देंगी? क्या हो जाएगा? सामने तो आएंगे ना जी, सामने तो आएंगे ना। लेकिन कम से कम ये फिक्रा तो कोई नहीं सुनेगा, नजरपरस्ती है। पाकिस्तान के अंदर ये जो मिसिंग पर्सन का रुझान दिया गया है, ये पाकिस्तान की रियासत के लिए खतरा है। लॉ मुकाबले के अंदर आपने अदालतें, फौजी अदालतें चलाई है ना, किसी ने इतराज किया? आपने आर्मी चीफ ने बैठ के साइन किया, 50-50 बंदे आपने लटका दिए, दाढ़ी वाले लटका दिए, सब लटका दिए। आप मिसिंग पर्सन को लेके आओगे, कोई कुछ कहेगा तुमको? बताओ ये कि हमारे ऊपर इसके इल्जामात हैं, रिहा हो जाएंगे, 10 साल मुकदमा चलेगा, कुछ होगा, पता नहीं किसने मशवरा दिया हुआ है, और ये बात अपने गले में लेके आ जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब जस्टिस नेमतुल्ला फुलपोटो की सरबराही में 2 जजेस की बेंच ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्तों का एक सेट उठाया, तो उमर जमा, जिन्हें 2014 में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार ने मुबैना तौर पर हिरासत में लिया था, उनके वालिदैन ने अर्ज किया कि उनके बेटे की गुमशुदगी के बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला है। बेंच ने तफ्तीशी अफसर की तरफ से दर्ज रिपोर्ट पर भी अदमे इत्मीनान का इजहार किया और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को मामले की तहकीकात मुताल्लिका SSP इन्वेस्टिगेशन को तफवीज़ करने की हिदायत की, ताकि लापता शख्स की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। ये मुसलसल तौर पे मिसिंग होना, ये मुसलसल तौर पे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे भाइयों को उठाना, ये कतन तौर पे हमें मंजूर नहीं है। हमें उम्मीदें पाकिस्तान के आइन से हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी लापता अफराद के केस से मुताल्लिक समाअत के दौरान सख्त बेरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि छोटा सा इस्लामाबाद है, हर महीने 4-5 लोग लापता हो जाते हैं। साथ ही ये भी कहा कि अदालतों समेत सारे जवाबदेह हैं, कोई काम नहीं करता तो वो उस ओहदे का अहल नहीं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर वजारत दाखिला ने 2011 में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी कमीशन कायम किया था। आदाद व शुमार के मुताबिक इस कमीशन को मार्च 2011 से अब तक जबरी गुमशुदगियों के हवाले से 7,369 शिकायत मौसूल हुई हैं, जबकि वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के वकील का कहना है
کہ गुज़िश्ता 14 बरसों के दौरान सिर्फ बलूचिस्तान से 19,000 के करीब अफराद को अगवा किया गया है। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के रहनुमा मामा कदीर बलूच ने भी 19,000 गुमशुदा अशखास की रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा में जमा कराई थी और कहा था कि हुकूमत पाकिस्तान इन अगवाशुदा लोगों की रिहाई के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। हमको हमारे प्यारे वापस देने होंगे। आपको सिर्फ ये करना होगा कि हम इन बीवियों को उनके शौहर वापस देने होंगे, इन माओं को उनके बच्चे वापस देने होंगे, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ प्यार से और मिन्नत से आपसे मांग रहे हैं। अभी तो हमने अपनी जान नहीं पेश की। अभी हम अगर इन सड़कों के ऊपर लेट जाए, अभी हम वजीर आजम हाउस के सामने मार्च शुरू कर दें, अभी हम दिन और रात का धरना शुरू कर दें जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने किया है, तो क्या जवाब होगा आपके पास? आप यूपीआर में, अक़वाम मुत्तहिदा में जब 194 मुल्क आपसे पूछ रहे होंगे कि आपके मुल्क में जबरी गुमशुदगी है, आप क्या जवाब देंगे? क्या आप झुटलाएंगे? क्या आप ये कहेंगे कि नहीं, इस मुल्क में जबरी गुमशुदगी नहीं है? ये बच्चे यहाँ पे गवाही दे रहे हैं कि इस मुल्क में जबरी गुमशुदगी है। ये माएँ यहाँ पर गवाही दे रही हैं, ये नौजवान यहाँ पे गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पे जबरी गुमशुदगी है। लापता हो रहे अफराद के मामले पर हुकूमत तो पूरी तरह नाकाम हो चुकी है, लेकिन इन अफराद की बाजियाबी के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम भी इस अमल में कोई पेशरफ्त नहीं कर रही है। मफाद परस्त सियासतदान और ज़मीर फरोश सिक्योरिटी अहलकार कौमी मफाद के नाम पर इस तरह के इक़दामात करने लगे तो फिर मासूम अवाम का क्या होगा? वो अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाएंगे? उनकी जान की हिफाजत कौन करेगा? पाकिस्तान में अगवा के वाक़यात में अलग अलग मकतबा फ़िक्र के लोग अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। कौम क्या चीज़ है? कौमों की इमामत क्या है? उसको क्या समझेंगे ये बेचारे? 2 रकत के इमाम। पाकिस्तान में कौमी मामलात पर तहकीक करने वाले माहिरीन का कहना है कि लापता अफराद का मामला बलूचिस्तान की कौमी खुदमुख्तारी के सवाल से मुंसलिक है। पाकिस्तान के आइन में बलूचिस्तान को खुसूसी हैसियत देकर ही इस मसले का जामे हल तलाश किया जा सकता है। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात के शुमारी को यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।